नमस्कार। चुनाव के दिन नतीजे आते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन असली कहानी उन आंकड़ों के पीछे छिपी होती है, लोगों की आवाज में। आज हम उन्हीं हेडलाइन से परे जाकर महाराजपुर के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे कि वहां के लोग अपने वोट के जरिए असल में क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से। 2018 और 2023 के बीच महाराजपुर में वोटिंग में 13.7% का उछाल देखने को मिला। अब देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, एक कहानी की पहली कड़ी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इलाका जो सालों से पुरानी समस्याओं से जूझ रहा है, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि 80% से भी ज्यादा वोटर पोलिंग बूथ तक खींचे चले आए? यही वो पहेली है जिसे हम आज परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जमीन को समझना जरूरी है। महाराजपुर, ये विधानसभा मध्य प्रदेश के बिल्कुल दिल में है, बुंदेलखंड का इलाका। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी खास तरह की सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है। तो आगे का हमारा रास्ता कुछ इस तरह का रहेगा। हम महाराजपुर की इस पहेली को समझने से शुरू करेंगे, फिर वहां की जमीनी हकीकत को जानेंगे, 2023 के नतीजों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इस सब से गवर्नेंस के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी चुनाव को अगर समझना है तो पहले वहां के वोटर की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना पड़ता है। तो चलिए महाराजपुर की जमीन से उठ रही आवाज को सुनते हैं। महाराजपुर के लोगों की जिंदगी और उनकी पॉलिटिकल मांगे इन 4 सच्चाइयों के आसपास घूमती हैं। पहली, पानी की किल्लत, जो सिर्फ खेती का नहीं बल्कि हर घर का रोज का संघर्ष है। दूसरी, बेरोजगारी और उसके कारण होता पलायन। जब घर में काम नहीं होता तो युवा बाहर जाने को मजबूर होते हैं। तीसरी, बुनियादी ढांचे की कमी, मतलब टूटी फूटी सड़कें और बिजली पानी की आंख मिचौली। और चौथी, सामाजिक असमानता, एक ऐसी गहरी खाई जो तरक्की को हर दरवाजे तक पहुंचने से रोक देती है। और अगर इन सारी समस्याओं का निचोड़ एक शब्द में निकालें तो वो है उपेक्षा का एहसास। लोगों में ये भावना बहुत गहरी है कि उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है, उनकी अनदेखी हो रही है। और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र में जवाब देने का सबसे ताकतवर हथियार वोट ही होता है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण इलाका है जिसकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, और यहाँ की राजनीति में अनुसूचित जाति, खासकर अहरवार समाज और ओबीसी समुदाय जैसे कुशवाहा और यादव एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन जमीनी मुद्दों और सामाजिक समीकरणों का नतीजा क्या निकला? अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं जो ये बताते हैं कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। 2018 का चुनाव देखिए, कांग्रेस को मिले 36.53% वोट और वो जीत गए। अब 2023 में आइए, पासा पूरी तरह से पलट चुका है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 44.84% हो गया, एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत। और कांग्रेस वो सिमटकर 29.33% पर आ गई। इस बड़ी जीत के पीछे एक वजह वोटों का बिखराव भी साफ नजर आता है। गैर बीजेपी वोट कांग्रेस और बीएसपी के बीच काफी हद तक बंट गया। अकेले बीएसपी ने लगभग 11.5% वोट हासिल किए, जो हार और जीत के बीच का फासला तय करने के लिए काफी था। और नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने लगभग 26,600 वोटों के एक बड़े अंतर से ये सीट जीती। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पिछले चुनाव के मुकाबले कुल वोटों का 15% से भी ज्यादा का स्विंग था। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। और यहीं पर एक अहम बात याद आती है, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद ही जानकारी के आधार पर होने वाली सार्वजनिक बातचीत पर टिकी है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर नागरिक की गरिमा, उसकी पहचान सिर्फ वादों से नहीं बल्कि व्यवस्था में उसकी असल भागीदारी से बनती है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब बड़ा सवाल है कि ये क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश के पीछे की रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस के अभियान का एक स्वॉट विश्लेषण करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एक युवा स्थानीय उम्मीदवार जिसकी जमीन पर अच्छी पकड़ थी। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी उतनी ही साफ थी, और वो था विपक्ष के वोटों का बंटवारा। इस बंटवारे ने सरकार विरोधी वोटों को एक जगह इकट्ठा ही नहीं होने दिया। उनके पास एक बड़ा मौका था,
सूखे और पलायन जैसे स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने का। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था बीजेपी का मजबूत संगठनिक ढांचा और उनकी कल्याणकारी योजनाएं, जिनका मुकाबला करने के लिए एक बेहद ठोस स्थानीय एजेंडे की जरूरत थी। अगर सार निकालें तो बीजेपी ने अपने मजबूत स्टेट और नेशनल नेटवर्क, केन बेतवा जैसी योजनाओं और बड़े राष्ट्रीय मुद्दों का पूरा फायदा उठाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी थी। एक तरफ उन्हें एक शक्तिशाली संगठन से मुकाबला करना था और दूसरी तरफ अपने ही बिखरे हुए बेस और स्थानीय जातिगत समीकरणों के बीच संतुलन साधना था। देखिए, किसी भी विश्लेषण का असल मकसद सिर्फ अतीत की चीर-फाड़ करना नहीं होता, बल्कि भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करना होता है। तो सवाल यह है कि महाराजपुर का ये जनादेश भविष्य की राजनीति और गवर्नेंस के लिए क्या सबक देता है। ये 4 कदम एक तरह का एजेंडा हो सकते हैं किसी भी दल के लिए जो यहाँ के लोगों से फिर से जुड़ना चाहता है। विश्वास को दोबारा बनाना, अपने वोट बैंक को मजबूत करना, एक असरदार स्थानीय कहानी बनाना और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का केंद्र बनाना। पहला और सबसे अहम कदम है विश्वास का पुनर्निर्माण, और इसकी शुरुआत होती है अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करने से। इसके बाद पानी और रोजगार जैसे सबसे जरूरी मुद्दों पर सिर्फ वादे नहीं, बल्कि ऐसी योजनाएं पेश करनी होंगी जो ठोस हों, समय पर पूरी हों और जिनके नतीजों को नापा जा सके। पहला कदम विश्वास बनाने का था, और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम पर, सामाजिक समानता को अपनी राजनीति की आत्मा बनाना। इसका मतलब है खुलकर जाति आधारित भेदभाव की निंदा करना और ये पक्का करना कि विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे बिना किसी भेदभाव के। और आज के इस डिजिटल दौर में भरोसा बनाने का एक नया पहलू भी सामने आया है। वोटर की निजता का सम्मान, उनकी सहमति का सम्मान। ये सिर्फ डीपीडीपी एक्ट जैसे किसी कानून का पालन करना नहीं है। नहीं, ये विश्वास बनाने की बुनियाद है, पहली सीढ़ी है। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चलता, खासकर राजनीति में। आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार यही निकलता है कि शासन कोई एक तरफा फरमान नहीं है। ये जनता के साथ एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक डायलॉग है। तो हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या कोई चुनाव बीते हुए 5 साल पर दिया गया फैसला होता है या आने वाले 5 साल के लिए दिया गया एक विश्वास पत्र? महाराजपुर का जनादेश हमें ये बताता है कि वोटर दोनों बातों का हिसाब रखता है। वो अपने आज की हकीकत पर भी वोट देता है और अपने कल की उम्मीदों पर भी। और इसी संतुलन को साधना ही गवर्नेंस की असली कला और सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041 602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।